रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है अपनी चिंता जाहिर की है। आज ही तो देख रहा था, तो उसमें आरबीआई ने कहा है कि जो हमारे बैरिकेड टॉलरेंस है, बैरिकेड टॉलरेंस का मतलब कि हमको जो है खाद्य महंगाई को इतने प्रतिशत से इतने प्रतिशत के ही बीच में रखना है। तो जो बैरिकेड है अधिकतम का, तो खाद्य महंगाई जो है उस अधिकतम बैरिकेड से बाहर जाने को तैयार है। आरबीआई ने चेतावनी दी है कि अगर व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त और ठीक ठाक नहीं किया गया और थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया गया, तो पूरे देश में खाद्य पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ जो है कि जो कीमतें हैं वो सरकार के कंट्रोल से बाहर हो रहा है। ये आज की चेतावनी है। तो इसको आप सिर्फ गन्ने से या चीनी से या इथेनॉल से जोड़ करके नहीं देख सकते हैं। मित्रों नमस्कार, मैं प्रमोद ब्रह्म भट्ट आपका हमारे कौशल्य नंदन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ श्री अजय शर्मा बाबा जी जुड़ रहे हैं और आज हम चीनी के बढ़ती कीमतों पर उनसे चर्चा करेंगे। तो बाबा जी आपका स्वागत है। और अपन आपसे मैं जैसा कि चर्चा हो रही थी, आजकल काफी चीनी के दाम की चर्चा है। तो बाबा जी एक बात बताइए, शक्कर की आसमान छूती कीमतों और बाजार में आपूर्ति की अनिश्चितता का सीधा असर आम आदमी के रसोई बजट पर पड़ रहा है। क्या देश में चीनी का संकट सचमुच उत्पादन की कमी के कारण है या फिर जमाखोरी, काला बाजारी और अनियमितता इसके लिए आप जिम्मेदार मानते हैं? क्या सोचते हैं? देखिए ऐसा है, चीनी के उत्पादन का जो आंकड़ा होता है वो तो सीजन में ही आ जाता है। इस समय जो है चीनी उत्पादन का यह सही समय नहीं है। वो तो फरवरी मार्च में ही क्लियर हो जाता है कि भारत में कितनी चीनी हुई है और हमारा कितना जो है डिमांड है और आपूर्ति कितनी। और मुझको नहीं लगता है कि चीनी का उत्पादन जो है भारत में फिलहाल गिरा है या बहुत ज्यादा जरूरतें बढ़ी हैं। तो ये सारा मामला मिसमैनेजमेंट का लगता है कि अत्यधिक जो है जमाखोरी या एक सीमा से अधिक निर्यात कर देना या इकट्ठा कर लेना, इस तरीके की चीजें हैं। ऐसा तो नहीं है कि चीनी का उत्पादन एकाएक गिर गया है। हाँ, एक चीज जरूर कहेंगे, ध्यान दें तो चीनी की कीमत पिछले 10 सालों में जो सामान्य चीनी किराने की दुकानों पे और जिसे निम्न वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग खरीदता है, जो टेंडर चीनी है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो चीनी का दाम लगभग 35 रुपए से 45 रुपए के बीच में पिछले 10-12 सालों से एकदम स्थिर है। और खाद्य पदार्थों के दाम जो है ज्यादातर कोशिश होती है सरकार की कि ये स्थिर रहे, तो बहुत बढ़ोतरी न हो। लेकिन जब एक लंबा समय बीत जाता है तो बाकी चीजों की जो महंगाई होती है, खाद की, बिजली की, पानी की, डीजल की, तो उसका असर तो कहीं ना कहीं तो आएगा। तो जो गन्ने की खेती है, जो चीनी की का उत्पादन लागत है, वो तो 10 या 12 सालों में बढ़ा होगा ना। तो चीनी की कीमत बढ़नी चाहिए थी। हाँ, यह जरूर है कि बहुत ज्यादा बढ़ गई और एकाएक बढ़ गई। यह जो है नेगेटिव पॉइंट है और यह किसी सरकार के लिए, किसी भी पार्टी के लिए जो सत्ता में। बाबा साहब, एक तरफ जो उपभोक्ता है उसको चीनी महंगी खरीदनी पड़ रही है, दूसरी तरफ गन्ना किसानों को समय पर उसका उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी न मिलने की शिकायतें रहती। चीनी मिलों और किसानों के बीच की खाई को दूर करने के लिए क्या ठोस
नीतियां हो सकती है जिसको ये सरकार नहीं बना पाई है। आप क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश से हैं इसलिए पूछ रहा हूं। देखिए अभी उत्तर प्रदेश के चीनी गन्ना किसानों के भुगतान का जो आंकड़ा है, अभी कल ही उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया है। और उस आंकड़े के अनुसार इस साल जो गन्ने की खरीद हुई है किसानों से, उसका 94% पैसा जो है पेमेंट किया जा चुका है। और पिछली जो योगी जी की सरकार है विगत 10 में जो है गन्ने के भुगतान को लेकर के उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आई है, और गन्ने का भुगतान का जो स्थिति है वो पूर्व सरकारों से बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और किसान गन्ने का मूल्य बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है, इसको लेकर के एमआरपी को लेकर के असंतुष्ट हो सकता है, लेकिन गन्ने का मूल्य उसको पहले के जैसे 2 साल 4 साल मिल ही नहीं रहा है, या कोई उसका माई बाप नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। गन्ने का भुगतान तो अब बहुत तेजी से हो रहा है, भुगतान की समस्या नहीं है। हाँ, एमआरपी जो है गन्ना किसानों को और बढ़ाया जाना चाहिए, यह डिमांड तो हमेशा। नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है कि एक तरफ उनको मूल्य मिल रहा है, दूसरे तरफ आपने पिछले पॉडकास्ट में कहा भी था कि इस बार उत्तर प्रदेश का जो किसान है वो गन्ने पूजा के लिए गन्ना उसको बाहर से लाना पड़ा छठ के लिए, है ना। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग E20 नीति शक्कर की कीमतों को बढ़ाने में कितने जिम्मेदार है? क्या उसके कारण तो नहीं हो रहा है? कुछ आलोचक गन्ने के इथेनॉल में डायवर्जन को दोषी मानते हैं। ऐसा है कि जब गन्ने के किसानों की स्थितियां जो हैं ज्यादा खराब हुई लगभग 1990 के आसपास के बाद, और उसमें धड़ाधड़ चीनी मिलें जो हैं, जो सहकारी क्षेत्र की थी या सरकारी क्षेत्र की थी, उन चीनी मिलों को धड़ाधड़ सरकारों ने बेचा, औने पौने दामों में बेचा। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी को 5-5 करोड़ में बेचा गया है उत्तर प्रदेश। हमारे अगल बगल की चीनी मिलों का मुकदमा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कुछ जो चीनी मिलों की बिक्री है उसपे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, कब्जेदारी पर रोक लगा दी है। तो जो 1990 से और 2020 के आसपास तक का पीरियड रहा, 2015 तक का, वो गन्ना किसानों के लिए बड़ा जो है संघर्ष का समय रहा, बड़ा कठिन समय रहा। उससे क्या हुआ कि गन्ना किसानों का मन उचट गया। अब क्या है कि गन्ना किसानों के मन में एक डर है कि पता नहीं कब जो है हमारा भुगतान रुक जाए, पता नहीं क्या हो, गन्ना हमारा सूख जाए, लद न पाए, मिलों पर जा न पाए। तो अब सुधार धीरे धीरे होगा, और गन्ना मिले और जो गन्ना से संबंधित विभाग है, जो रिसर्च विभाग है, वो किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। और जो 20-25 सालों तक गन्ने के किसानों की दुर्गति हुई, उससे एरिया घट गया, जो क्षेत्रफल है, हवा जो है वो घट गया, इसमें कोई दुविधा नहीं है। और बहुत से किसान गन्ना बोल रहे। अच्छा, होता क्या है कि किसानी में किसी भी खेती को लेकर के एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, और वह स्ट्रक्चर जब समाप्त हो जाता है तो फिर जो है रीस्ट्रक्चर करने में दिक्कत होती है। तो जिन किसानों का मोह भंग हो गया है गन्ना बोने से, उनको धीरे 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 जो है उत्साहित करना पड़ेगा, प्रोत्साहित करना पड़ेगा। और जो स्थितियां चल रही हैं आज के समय में, उसमें निश्चित तौर पे गन्ना उत्पादन बढ़ने की संभावना उत्तर प्रदेश में भी बहुत है। यानी आप कह रहे हैं एक तरफ ये कैश क्रॉप की पोजीशन इसकी खत्म हो गई है, दूसरे तरफ अब खत्म नहीं हुई है, लेकिन जो कैश क्रॉप मानने की व्यापकता थी, जैसे गन्ना उत्तर प्रदेश का नंबर 1 कैश क्रॉप था, लेकिन जब गन्ने से लोग उचट गए तो वो दूसरे कैश क्रॉप की तरफ चले गए, सब्जियों की तरफ चले गए, बागवानी की तरफ चले गए, मछली पालन की तरफ चले गए, पशुपालन की तरफ चले गए। तो जो किसान है, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, वो अपने जीविकोपार्जन के लिए कोई ना कोई विकल्प तो बनाएंगे। और जब कोई किसान या कोई मजदूर या कोई भी कहीं का भी व्यक्ति
अगर आप कोई जनरल स्टोर की दुकान किए हैं, एकाएक जनरल स्टोर बैठ जाए, वो खराब चलने लगे और आप दूसरी दुकान पर, तो अब फिर बाद में जनरल स्टोर का ज़माना आ जाए, तो आप दूसरी दुकान बंद करके फिर से आप जनरल स्टोर पे नहीं जा सकते। तो ठीक वही बात। तो लोग जो बोल रहे हैं कि मिसमैनेज हुआ है, मिसमैनेजमेंट हुआ है और इथेनॉल के बनने के कारण, इथेनॉल में डाइवर्ट करने के कारण ये स्थिति बनी है। तो देखा जाए तो अ, अगर मार्केट को देखा जाए तो यहाँ तक कि आपका गुड़ तक महंगा बिक रहा है, क्योंकि सारा उत्तर प्रदेश से आता है इधर। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इथेनॉल के कारण ये कुछ लफड़ा हुआ है? ऐसा कुछ हद तक माना जा सकता है, लेकिन इसका भी कोई विस्तृत आंकड़ा सरकार भी नहीं दे रही है। अभी सरकार का कह रही है कि एथेनॉल जो हम कन्वर्जन कर रहे हैं, डाइवर्जन कर रहे हैं गन्ने से, वो कम हो रहा है। हम मक्के से या दूसरे अनाजों से जो है एथेनॉल ज्यादा बना रहे हैं। तो इस तरीके का कोई अभी सरकार तो जारी कर नहीं रही है, तो इसको ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता है। लेकिन यह ज़रूर है कि एथेनॉल की माँग बढ़ी है। 2018 में जो राष्ट्रीय ईंधन मिशन आया, ईंधन मिशन आया, उसके बाद जो है 10% और फिर प्रतिशत का जो है लक्ष्य भारत सरकार ने किया कि पेट्रोलियम पदार्थों में हम ये मिलाएंगे। 2022 में इन्होंने 10% के टारगेट को पूरा कर लिया, 2025 में इन्होंने 20% के टारगेट को पूरा कर दिया। तो एथेनॉल की जरूरत तो बढ़ी है, ये तो साफ-साफ दिख रहा है। लेकिन जो चीनी की कीमत बढ़ी है वो एथेनॉल की ही वजह से बढ़ी है। इसको अभी पूरी तरीके से, पक्के तरीके से नहीं कहा जा सकता। देखिए, जो सरकार अभी जो अचानक समस्या आ गई, ये एक दिन में तो ठीक होने वाली नहीं, अगले क्रॉप तक इंतजार करना पड़ेगा। तो अभी जो सरकार अभी जो हालिया कदम उठा रही है, स्टॉक लिमिट, आयात अनुमति, निर्यात बंद, ये कितने प्रभावित होंगे? क्योंकि अब जो आम आदमी है, अब त्योहार का सीजन शुरू हुआ और शक्कर की जो है जरूरत अब बढ़ेगी। इसको आप कैसे सोच रहे हैं? क्या ये जो अभी जो नियम लाए गए हैं ये प्रभावी होंगे? देखिए, अभी आज दोपहर में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है अपनी चिंता ज़ाहिर की है। आज ही देख रहा था, तो उसमें आरबीआई ने कहा है कि जो हमारे बैरिकेड टॉलरेंस है, बैरिकेड टॉलरेंस का मतलब कि हमको जो है खाद्य महँगाई को इतने प्रतिशत से इतने प्रतिशत के ही बीच में रखना है। तो जो बैरिकेड है अधिकतम का, तो खाद्य महँगाई जो है उस अधिकतम बैरिकेड से बाहर जाने को तैयार है। आरबीआई ने आज चेतावनी दी है कि अगर व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त और ठीक-ठाक नहीं किया गया और थोड़ा-सा ध्यान नहीं दिया गया, तो पूरे देश में खाद्य पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ जो है की जो कीमतें हैं वो सरकार के कंट्रोल से बाहर हो जाएँ। ये आज की चेतावनी है। तो इसको आप सिर्फ गन्ने से या चीनी से या इथेनॉल से जोड़ करके नहीं देख सकते हैं। कहीं न कहीं कुछ नीतियाँ ऐसी हैं, चाहे वो निर्यात करके हों, चाहे जमाखोरी न हो पा रही हो, जमाखोरी न रोकी जा रही हो। कोई न कोई ऐसा रीज़न है जिससे खाद्य महँगाई सिर्फ चीनी की बात नहीं है, सारे खाद्य पदार्थ जो है महँगे होने का खतरा है। ये आरबीआई ने आज कहा। नहीं, हमारा सिर्फ ये कहना है कि जी। देखिए, चीनी उत्पादकों को, मतलब किसानों को पैसा उनको हुँ। बढ़ नहीं रहा है, वो बिचके हुए हैं। जनता की जेब से पैसा जा रहा है ज्यादा, और विदेश से बुला रहा है तो पैसा विदेश जा रहा है। एक तो ये भी हो गया। दूसरा, क्योंकि चीनी एक ऐसी चीज है कि हर हर घर में सुबह से लगती है, तो हुँ। ये जो महंगाई का नैरेटिव जब विपक्ष सेट करेगा तो वो दिखेगा भी। तो इसका प्रभाव तो चुनाव पे पड़ना चाहिए। और आप क्या सोच रहे हैं कि क्या चीनी एक सिंबल बन के महंगाई का उभर सकती है क्या आने वाले चुनाव में? क्योंकि आपके उत्तर प्रदेश में अभी आने वाले समय में चुनाव भी है। बिल्कुल महँगाई का असर तो हर चुनाव में देखने को मिला है।
2004 का इलेक्शन आपको याद होगा, जब आडवाणी जी साइनिंग इंडिया का नारा लेकर के आए थे और उस साल प्याज महंगा हो गया था और प्याज की महंगाई की वजह प्याज की जो महंगाई थी वो भी एक वजह थी कि अटल जी की सरकार जो है रिपीट नहीं कर पाई। चीनी भी की महंगाई भी बड़ा मुद्दा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज है, मुझको लगता है एक जगह मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जैसे पहले चीनी था या वो खाद्य पदार्थ थे, गेहूं था, चावल था, मिट्टी का तेल था, तो इनको जो है सरकार कंट्रोल करती थी और इनके रेट, इनके दाम जो है दबा करके इतना कि मैंने आम आदमी आराम से खा पी। तो वो प्रत्यक्षता तो नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष कहीं सरकारों का दबाव अभी भी है कि खाद्य पदार्थों को जो है आज भी बहुत ज्यादा महंगा नहीं किया जाए, एक दबाव है बाजार। लेकिन अब किसी चीज की कीमत आप 10 रुपए जो है एक चीज की कीमत 10 रुपए आप कितने दिनों तक कर सकते हैं। बाकी चीजों की कीमत अगर 2010 में कोई चीज 10 रुपए की है और बाकी चीजें जो है 10 वाली है वो 25 रुपए की हो जाए, तो 2010 में जो 10 का एक सामान है वो आज भी 10 का नहीं कर सकता है। तो ये जो कंट्रोल करने वाला तरीका है, ये जो है एकाएक जो है जब विस्फोट होता है, दबाव बाजार नहीं बर्दाश्त कर पाता है, तो चीनी जो 40-42 बिक रही थी वो 70 रुपए हो जाएगी, एकाएक हो जाएगी। अगर इसी चीनी का रेट जो है अन्य सामानों के साथ जैसे 1 रुपया 2 रुपया महंगाई की दर के अनुसार बढ़ रहा होता और आज 70 रुपया होता और ये क्रमशः बढ़ा होता, तो शायद लोग धन्यवाद बाबा साहब, आप हमसे जुड़े और एक महत्वपूर्ण विषय पर आपने हमसे चर्चा की, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं और इसी तरह हम आपसे बात करते रहेंगे। नमस्कार।